दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का जो पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है इम्पोस्टर टॉम कैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इम्पोस्टर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ढोंगी, और टॉम कैट का मतलब होता है बिल्ला, तो या कह सकते हैं बिलाव। तो क्या मतलब हुआ? इम्पोस्टर टॉम कैट मतलब कि ढोंगी बिल्ला। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived many flocks of birds on a tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड, और ये मैनी के बाद है, और तो ये प्लूरल नाउन है। और बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? There lived many flocks of birds on a tree मतलब कि एक पेड़ पर पक्षियों के कई झुंड रहते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक पेड़ पर कई पक्षियों के झुंड रहते थे। एन ओल्ड वल्चर ऑल्सो लिव्ड अंडर द ट्री। क्या मतलब हुआ? एन ओल्ड वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, मतलब कि एक ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। एक बूढ़ा जो वल्चर था, गिद्ध था। ऑल्सो लिव्ड, वह भी रहा करता था। अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बूढ़ा जो वल्चर था मतलब कि गिद्ध था, वो भी उस पेड़ के नीचे रहा करता था। लिव्ड अंडर द ट्री, वो भी पेड़ के नीचे रहा करता था। चलिए आगे देखिए। द बर्ड्स यूज्ड टू फीड द ओल्ड वन। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में किसी भी सब्जेक्ट की या किसी व्यक्ति की कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं पास्ट में, कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फीड का मतलब होता है खिलाना, खाना। खिलाने को फीड कहा जाता है, और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द बर्ड्स यूज्ड टू फीड द ओल्ड वन मतलब कि जो पक्षी थे वो उस बूढ़े को खाना खिलाया करते थे। इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, या कह सकते हैं एवज में या फिर बदले में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन रिटर्न मतलब कि बदले में। इट लुक्ड आफ्टर देयर चिक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वर्ड है लुक्ड आफ्टर, ये लुक आफ्टर की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और ये सेकंड फॉर्म है लुक्ड आफ्टर। और दोस्तों, ये जो इट है वो उस गिद्ध के लिए यूज़ किया गया, वल्चर के लिए। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी पशु के लिए, किसी भी एनिमल के लिए सर्वनाम का यूज़ करते हैं मतलब कि प्रोनाउन का, तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें। तो क्या मतलब हुआ? इन रिटर्न मतलब कि बदले में। इट लुक्ड आफ्टर देयर चिक्स, और चिक्स का मतलब होता है चूज़े। इट लुक्ड आफ्टर देयर चिक्स, वह उनके चूज़ों की, जो उनके चूज़े थे वह उनके चूज़ों की देखभाल किया करता था। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, जो वो पक्षी थे वो उस बूढ़े वल्चर को, गिद्ध को खाना खिलाया करते थे, और बदले में वो उनके चूज़ों की, उनके बच्चों की देखभाल किया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, आ टॉम कैट हैपेंड टू कम देयर। हैपेंड का मतलब होता है किस चीज़ का होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, आ टॉम कैट। टॉम कैट मतलब कि बिल्ला या बिलाव कह सकते हैं, इसे बिल्ला भी कहते हैं। मेल बिल्ली है उसे टॉम कैट कहा जाता है, जिसे आमतौर पर हमें बिल्ला कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन, आ टॉम कैट हैपेंड टू कम देयर मतलब कि एक दिन एक बिल्ले का वहाँ पर आना हुआ। वहाँ आना हुआ, कम देयर मतलब वहाँ पर। हिज माउथ वाटर्ड, वाटर का मतलब है पानी आ जाना। क्या मतलब हुआ? हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। एट द साइट ऑफ सो मैनी चिक्स मतलब इतने सारे चूज़ों को देखकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ सो मैनी चिक्स मतलब इतने सारे चूज़ों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया।
इट वॉज नॉट पॉसिबल मतलब कि ये संभव नहीं था, टू हंट दैम उनका शिकार करना, इन द प्रेजेंस ऑफ द वल्चर। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति में, तो इस लाइन पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए क्या मतलब हुआ। इट वॉज नॉट पॉसिबल मतलब कि ये संभव नहीं था, टू हंट दैम उनका शिकार करना। और ये जो दोस्तों ये दैम है वो उन चूज़ों के लिए यूज़ किया गया, ये एक प्रोनाउन है। क्या मतलब हुआ कि ये चीज़ संभव नहीं थी उनका शिकार करना, इन द प्रेजेंस ऑफ द वल्चर मतलब कि गिद्ध की उपस्थिति में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये चीज़ ये संभव नहीं था उनका शिकार करना वल्चर की मतलब कि गिद्ध की उपस्थिति में। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है तय करना या फिर निर्णय करना। ही डिसाइडेड टू बी फ्रेंड। दोस्तों यहाँ एस लगा ये एक मिस्टेक है, तो आप इसे बी फ्रेंड ही पढ़ें। और बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, मित्रता करना। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू बी फ्रेंड द वल्चर। क्या मतलब हुआ, इसलिए उसने ही, और जो ही है वो टॉम कैट के बिल्ली के लिए यूज़ किया गया। सो ही डिसाइडेड इसलिए उसने निर्णय किया या कह सकते हैं तय किया, टू बी फ्रेंड दोस्ती करने की, द वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसलिए उसने गिद्ध से दोस्ती करने का फैसला किया, एंड मेड फ्रेंडशिप और मित्रता या कह सकते हैं दोस्ती कर ली, एंड मेड फ्रेंडशिप ऑफर। और उसने जो दोस्ती का जो ऑफर था, जो दोस्ती का जो कह सकते हैं कि प्रपोजल था या कह सकते हैं जो पेशकश थी, ऑफर मतलब पेशकश, वो उसने कर दी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दे बिकेम फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ जो दे है, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। और ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम, और फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो क्या मतलब हुआ, दे बिकेम फ्रेंड्स, वे दोस्त बन गए। नाउ अब द टॉम कैट पेड विजिट। पे विजिट ये सेकंड फॉर्म है पे विजिट की। पेड विजिट का मतलब होता है किसी जगह जाना, किसी जगह का दौरा करना। नाउ द टॉम कैट पेड विजिट, अब जो वो बिल्ला था वो आया, पेड विजिट मतलब उसको आया एवरी डे मतलब वो हर रोज़ आता, एंड और क्वाइटली गॉबल्ड आ चिक ईच डे। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, चुपचाप, और गॉबल का मतलब होता है कि चीज़ को डकोस जाना, जल्दी से जल्दी खा लेना, उसे गॉबल कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म में गॉबल्ड अ चिक मतलब एक चूजे को ईच डे हर रोज़। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ द टॉम कैट पेड विजिट एवरी डे, अब जो बिल्ला था वो हर रोज़ आता, उस जगह का दौरा करता, एंड क्वाइटली गॉबल्ड अ चिक ईच डे, और वो हर दिन एक चूज़े को मतलब कि चुपचाप भखोस जाता है, कह सकते हैं चुपचाप खा जाता। द वल्चर कुड नॉट नोटिस। दोस्तों कुड नॉट का मतलब होता है सका सकी सके। जब भी हम पास्ट के अंदर सका सकी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है, और ये नेगेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द वल्चर जो गिद्ध था कुड नॉट नोटिस, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे सका। इट कुड नॉट नोटिस इट मतलब वो इस बात पर ध्यान नहीं दे सका, बिकॉज क्योंकि इट हैड फेलिंग आईसाइट। फेलिंग आईसाइट का मतलब होता है कमज़ोर नज़र। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द वल्चर कुड नॉट नोटिस इट, जो वल्चर था जो गिद्ध था वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया, बिकॉज क्योंकि इट हैड ए फेलिंग आईसाइट, क्योंकि जो उसकी जो आंखों की जो दृष्टि थी, जो उसकी दृष्टि थी आंखों की जो उसकी नज़र थी वो कमज़ोर थी। चलिए आगे देखिए। द बर्ड्स ऑन रिटर्न वुड फाइंड अ चिक और टू मिसिंग। क्या मतलब हुआ, जो बर्ड्स थे ऑन रिटर्न मतलब कि अपनी वापसी पर, वुड फाइंड वो पाते, फाइंड मतलब पाना, अ चिक एक चूज़ा, और टू या फिर दो, मिसिंग वो उनको गायब पाते। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो पक्षी थे वो वापसी पर मतलब वापस आने पर एक या दो चूज़ों को गुमशुदा मतलब कि लापता या कह सकते हैं गायब पाते। बट लेकिन दे वर नॉट श्योर। श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सुनिश्चित होना। बट दे वर नॉट श्योर लेकिन वो इस चीज़ से सुनिश्चित नहीं थे, अबाउट इट इस बारे में, बिकॉज क्योंकि द चिक्स वर ऑलवेज विजिटिंग वन अनदर इन द नेस्ट, क्योंकि जो चिक्स थे चूजे थे, वर ऑलवेज विजिटिंग वो जाते रहते थे, वन अनदर एक दूसरे के पास, इन द नेस्ट घोंसलों में, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। चलिए आगे देखिए। अ डे केम एक दिन आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है। अ डे केम मतलब एक दिन आया, वैन जब,
मोस्ट ऑफ द चिक्स, मोस्ट ऑफ द चिक्स मतलब जो अधिकतर जो चूज़े थे, हैड बिकेम, दोस्तों यहाँ बिकेम है, ये एक मिसप्रिंट है तो आप इसे बिकम समझें, क्योंकि यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और बिकम की जो थर्ड फॉर्म है वो बिकम होती है, तो आप इसे बिकम समझें। तो क्या मतलब हुआ, अ डे केम, एक दिन आया, व्हेन, जब, मोस्ट ऑफ द चिक्स हैड बिकम मील्स ऑफ द टॉमकेट। क्या मतलब है इस लाइन का, कि एक दिन ऐसा आया जब जो ज़्यादातर जो चूज़े थे वो उस टॉमकेट के मतलब उस बिल्ले के क्या था, हैड बिकम मील्स, मतलब उसका वो खाना बन चुके थे, मतलब उसका वो भोजन बन चुके थे। आ सस्पिशियस मैना, दोस्तों ये जो मैना है ये एक प्रकार का पक्षी होता है, और जो सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की, शक करने वाला है, संदेह करने वाला, उसे सस्पिशियस कहा जाता है। तो एक जो संदेह करने वाली मैना थी, इन्वेस्टिगेटेड, उसने जांच की, इन्वेस्टिगेट किया उसने मतलब जांच की, इन्वेस्टिगेटेड जांच की, एंड फाउंड, और उसने पाया, फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख, उसने पंखों को पाया, ऑफ चिक्स, चूज़ों के पंखों को पाया, इन द ट्री होलो, होलो का मतलब होता है खाली स्थान और कोई भी खोखली जगह, दरार, उसे होलो कहा जाता है, छेद भी कह सकते हैं। तो उसने चूज़ों के जो पंख थे उनको पाया, जो ट्री कहाँ पाया, इन द ट्री होलो, डाउन देयर मतलब जो नीचे की तरफ जो पेड़ के जो छेद था उसके अंदर उसने उन चूज़ों के परों को पाया। चलिए आगे देखिए, शी इन्फॉर्म्ड द अदर बर्ड्स, इन्फॉर्म करने का मतलब होता है सूचित करना, और ये भी हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। शी इन्फॉर्म्ड द अदर बर्ड्स, उसने जो अदर बर्ड्स मतलब अन्य पक्षी, उसने अन्य पक्षियों को सूचित किया। द वल्चर हैज़ बीन ईटिंग आवर चिक्स, दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं हैज़ बीन के साथ यहाँ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब भी हम इस तरह का कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई क्रिया हो चुकी होती है उसके बाद भी वो जारी होती है, तो इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसमें हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो वल्चर जो है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो वल्चर है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द वल्चर मतलब जो गिद्ध, वल्चर मतलब गिद्ध, द वल्चर हैज़ बीन ईटिंग आवर चिक्स, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, गिद्ध जो है वो हमारे चूज़ों को खाता आ रहा है। तो ये जो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब भी हैज़ बीन और हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार दोबारा से, द वल्चर हैज़ बीन ईटिंग आवर चिक्स, जो वल्चर है गिद्ध है वो हमारे चूज़ों को खाता आ रहा है। द ओल्ड ठग मतलब कि बूढ़ा ठग। द एविडेंस इज़ देयर, एविडेंस का मतलब है सबूत, द एविडेंस इज़ देयर इन द होलो, मतलब जो एविडेंस है सबूत है वो उस होलो में मतलब उस छेद में है, या कह सकते हैं उस खाली स्थान पर है। नियर मतलब पास में, वेयर इट स्टैंड्स जहाँ वो खड़ा होता है, और स्टैंड का मतलब खड़ा होना, और ये जो इट है वो उस गिद्ध के लिए यूज़ किया गया। तो आप इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए, द एविडेंस इज़ देयर इन द होलो, नियर वेयर इट स्टैंड्स मतलब जो सबूत है वो मतलब उस होलो में है, मतलब उस दरार में है, या कह सकते हैं उस छेद में है। नियर मतलब पास में, वेयर इट स्टैंड जहाँ वो खड़ा होता है। द बर्ड्स अटैक्ड एंड किल्ड द वल्चर, अटैक करने का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, जो बर्ड्स थे उन्होंने हमला कर दिया और वल्चर को, गिद्ध को मार दिया। चलिए दोस्तों ये कहानी थी, और अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लेते हैं। डोंट बी फ्रेंड, बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, डोंट बी फ्रेंड मतलब दोस्ती मत करो। अनवर्दी कैरेक्टर, अनवर्दी कैरेक्टर का मतलब हुआ अयोग्य व्यक्ति से। तो किस लाइन का क्या मतलब हुआ कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति से दोस्ती मत करो। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी एक कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।